हेलो ऑल, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस लिटिकल निशा साल्वी में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस क्या है सेल थ्योरी के। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दिया था स्लाइडेन एंड श्वान ने। फिर उसमें कुछ चेंजेस किए थे किसने, रुडोल्फ विर्को ने। क्या बात बोली थी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स जो है अराइज होती है। ये हमने बात ऑलरेडी कर ली है। आज का जो हमारा मुद्दा है बात करने का, चर्चा करने का, वो है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि अपवाद क्या हो सकते हैं जो सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं या उसके विरोध में चलते हैं। वो एक्सेप्शंस हमें आज देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि हम बोल सकते हैं अपवाद क्या है। ठीक है, अपवाद क्या है। देखो, हर चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो ये ड्रॉबैक तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा, जो आजकल बहुत ही ज्यादा पेंडेमिक सिचुएशन बना के रखा है, वायरस। दैट मीन्स विषाणु, है ना। वायरस यानी कि विषाणु। तो सबसे पहले आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इस वायरस पे। देखो, सेल थ्योरी को ओबे नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है ये विषाणु? क्या है ये? सेल थ्योरी को ओबे नहीं कर रहा, यानी कि डज नॉट ओबे। ठीक है, डज नॉट ओबे सेल थ्योरी। वायरसेस आर डज नॉट ओबे सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी को ओबे नहीं करते, यानी कि उनका अनुसरण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमने इसके बारे में बात करी थी। वायरस, देखो, सबसे पहली बात तो ये बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं इन साइज। ठीक है, साइज में बहुत ही ज्यादा छोटू से होते हैं, नौने से होते हैं। और ये नौने होने के कारण ही ये हमें दिखाई नहीं देते। वैसे तो देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे आसपास ढेरों माइक्रोब्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन अभी हम वायरस की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो हम वायरस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि हमारे आसपास हो सकता है अभी मेरे यहीं पर ही वायरस हो, बट हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक और बात सुनो, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे तुम यदि बात करो किसकी, बैक्टीरिया की बात करो, तो अपन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। लेकिन वायरस को देखने के लिए हमें एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, कैसे याद कर सकते हो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे याद कर सकते हो? जैसे अपन जब हमें जैसे एंजाइटी हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं या डायरिया हो जाता है, उस कंडीशन में हमें डॉक्टर लिखते हैं ORS पियो या इलेक्ट्रॉन का घोल पियो, है ना। तो यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है ना। हम रोजमर्रा में तो वाटर पीते हैं, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, तो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स लेने का कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ORS के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो हमें इसको देखने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। बहुत छोटी सी चीजों को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि हमारा वायरस क्या है, बहुत छोटू सा है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आ गई बात समझ में? अब देखो, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइन, चलो अब अपन रफ करते हैं। वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, ठीक है, वायरस के हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों, जैसे अपन कहते हैं कि बैक्टीरिया की बात करें, है ना, तो बैक्टीरिया में हम कहते हैं DNA पाया जाता है ना। लेकिन इन केस ऑफ वायरस बहुत ही धांसू है ये, मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप का है। क्यों? इसमें तो RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। दैट मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आइदर RNA और ईदर DNA और DNA। ठीक है, ठीक है, आइदर RNA और DNA, यानी कि या तो RNA ही इसका जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर DNA ही इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। मतलब मान लो कि ये कोई वायरस है ना, ये कोई वायरस है, और तुम कहो कि मैडम इसमें तो
ये लो हमने डीएनए भी बना दिया और ये लो मैंने इसमें आरएनए भी बना दिया। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक साथ दोनों जेनेटिक मटेरियल कभी भी नहीं होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज वायरल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, उसमें ऑप्शन आ रहा है डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए बोथ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो तुम्हें क्या आंसर करना है, डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। देखो मैं क्वेश्चंस भी इसलिए बताती हूँ साथ के साथ, ताकि जो चीज हमें समझ में आ रही है वो हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना हम अप्लाई कर पा रहे हैं, ये भी तो चीज हमें देखनी है। केवल पढ़ना होता है नहीं ना, कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं और उन्हीं को ही हमें सॉल्व करना हमारा स्टडी का उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन को देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ये एक छोटी सी बात है, देखो अभी अपन इसको एक बार स्टॉप कर रही हूँ, एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको कि जब भी हमें क्वेश्चन समझने हो या क्वेश्चन सॉल्व करने कंपटीशन एग्जाम में, तो बच्चों हमारा फोकस जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, उस स्टेटमेंट पे, उस क्वेश्चन पे, कि वो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्या तो उस क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना। जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस या वायरसेस। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या हमें देखना होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हमें देखना होता है। सबसे पहले तो बोल रहा है ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक बात बोल रहा है, मतलब क्या दिया हुआ है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहे हैं किसका जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल पूछ रहे हैं। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अब ऑप्शन, क्वेश्चन हमने देख लिया कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल पूछा है, ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल पूछा है, तो हमें उस पर फोकस करना है। हमने फोकस कर लिया, हमने बता दिया कि इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वायरस जेनेटिक मटेरियल, और पूछा है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब हम बोले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है डीएनए और आरएनए, ठीक है। दूसरा है बोथ डीएनए एंड आरएनए, है ना, या फिर थर्ड हमें दे दे कि डीएनए एंड आरएनए। फाइन, ये तीन ऑप्शन आ गए अपने पास। अभी मेरे पास एक जगह नहीं है चौथे लिखने की, नहीं तो वो भी लिखती। तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। तुमसे क्वेश्चन तो पूछ रहा है वायरस का जेनेटिक मटेरियल बताओ, तुम्हें क्वेश्चन के आंसर पे भी फोकस करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या देता है। देखो कुछ बच्चों ने देखा रहे हाँ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए और बोथ डीएनए एंड आरएनए। लाइन की फीलिंग्स को समझो कि वो क्या कहना चाह रही है तुमसे, क्या बताना चाह रही है तुमसे, तो तुम इसकी फीलिंग्स को समझो, आंसर क्या कहना चाह रहा है। तो डीएनए और आरएनए, यानी कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों ही होंगे, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। तो आंसर हमारा इसकी फीलिंग्स को समझते ही आ जाएगा कि राइट आंसर इज दिस वन, यानी कि ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर कि हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, वायरस हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब हम थोड़ा सा वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब तुम यही सोच रहे होंगे कि मैम इतनी बड़ी बात बोल रही है कि वायरस क्या है, इसका अपवाद है ना, वायरस क्या है, अपवाद है। क्यों है अपवाद, क्योंकि हमने एक लाइन बोली थी कि जो सेल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है ना, और दूसरी बात बोली थी कंप्लीट होती है अपने आप में। तो हमने जब लास्ट लेक्चर हमारा पढ़ा था, लास्ट वीडियो हमने देखा था, उसमें हमने बता दिया था कि जो वायरस है ये दोनों ही कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इसका एक्सेप्शन है, इसलिए इसका अपवाद है। क्लियर दैट, ये तो मन में नहीं आ रहा ना कि मैम वायरस पढ़ाई क्यों रही है।
बेटा मैं सेल थ्योरी का एक्सेप्शन पढ़ा रही हूँ, अपवाद पढ़ा रही हूँ। तो क्यों पढ़ा रही हूँ अपवाद में वायरस? क्योंकि ये कंप्लीट सेल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के बाहर है, होस्ट के बाहर है, तो निर्जीव है। होस्ट के अंदर आएगा तभी इसका मैकेनिज्म जो है वो कार्य करेगा। इज दैट क्लियर नाउ? चलो, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। पहली तो एक और चीज है ना, जो वायरस है बच्चों, ये टू फेजेस में एग्जिस्टेंस करता है, ठीक है? टू फेजेस में एग्जिस्टेंस करता है। क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है इंट्रासेल्यूलर फेज, और दूसरा हो सकता है हमारा इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर फेज, ठीक है? ये दो फेजेस हम देख सकते हैं एक वायरस के अंदर। इंट्रासेल्यूलर क्यों? जब ये इनसाइड द होस्ट होगा, ठीक है? इंट्रासेल्यूलर हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर हम बोलेंगे जब ये इनसाइड द होस्ट होगा, ठीक है? और जब हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे आउटसाइड द होस्ट। तो यदि तुम्हारे से पूछा जाए कि वायरस जो है एनवायरमेंट में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है। यदि सेल के अंदर है, होस्ट के अंदर है, तो वो इंट्रासेल्यूलर फेज होगा, और यदि वो कोशिका के बाहर है, होस्ट के बाहर है, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेज के अंदर रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखो, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, यहां पर लिख देती हूं मैं ना, इनसाइड द सेल, क्योंकि मैं इधर खड़ी हूं तो दिखेगा नहीं आपको। इनसाइड द सेल, क्लियर दैट? डन। अब देखो, अब हमारे पास क्या चीज है? अब हम एक वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें, है ना? वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, ये लो, ठीक है? मेरा जो थोड़ा सा ड्राइंग जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ चीजें समझ में आ जाती है कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, बस इतना सा है, ठीक है? चीजें जो है वो समझ में आ जाती है कि मैं जो बना रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ये है एक वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों? इसको जो कहते हैं अपन, है ना, ये होते हैं स्पाइक्स, ठीक है? स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स यानी कि कांटेनुमा संरचना। ये स्पाइक्स क्या करते हैं? इसके रिसेप्टर का कार्य भी करते हैं बेटा, ठीक है? रिसेप्टर कैसे? जैसे हम किसी भी नए बंदे से मिलते हैं या नए पर्सन से मिलते हैं, तो हम बेसिकली हैंडशेक करते हैं, है ना? हैंडशेक करते हैं, हाय हेलो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जो ये वायरस है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, उन पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और उस कोशिका पे भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, ठीक है? मान लो ये कोशिका है, नॉर्मल कोशिका, जिसमें ये वायरस अंदर आना चाहता है, तो इस पे भी इस तरीके कुछ रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या करेगा? ये आएगा, और मैं यहां बना दे रही हूं ना थोड़ा छोटा सा, ये लो, इसने कांटेक्ट कर लिया, तो रिसेप्टर एक तरह से अटैचमेंट बनाने और पेनिट्रेट करने में, ठीक है? पेनिट्रेट करना यानी कि किसी चीज में इंसर्ट होना, किसी चीज में धंसना, ठीक है? तो जो वायरस है उसको पेनिट्रेट होने के लिए भी स्पाइक्स की जरूरत होती है, और अटैचमेंट बनाने के लिए भी। क्लियर दैट? अब देखो, ये मैंने बनाया है एनवलप बनाया है। अब एनवलप की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, कुछ वायरस के पास एनवलप होते हैं और कुछ वायरस के पास एनवलप नहीं होते हैं। विजिबल है एनवलप? कुछ वायरस के पास तो एनवलप होंगे और कुछ वायरस के पास एनवलप नहीं होंगे।
जिस वायरस के पास एनवलप होगा, जिस वायरस के पास एनवलप होगा उसको हम बोलेंगे एनवलप्ड वायरस। ठीक है, एनवलप्ड वायरस यानी कि जो वायरस लिफाफे में होगा, ये समझ लो। अच्छा चलो अपन एक बात कर लेते हैं, छोटी सी बातें। मैं हमेशा हर क्लास में ये बात बोलती हूँ, जब भी वायरस का एनवलप वायरस का आता है तो मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। हमने कोई मतलब मान लीजिए हमारे पास पोस्टमैन आया और किसी ने हमें कोई भी लेटर दे दिया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। वो लेटर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कैसा भी, आप जो सोचो वैसा भी, ठीक है, कैसा भी वो लेटर हो सकता है। तो हमने क्या किया, वो लेटर लिया, अब उस पर कोई भी एनवलप नहीं है ना, वो लेटर लाइक ऐसा है, ये लो, ये लेटर लिया, ये ओपन है, ठीक है, इसमें कोई भी इसमें एनवलप में नहीं डाला गया, तो डाकिया आया है ना, मारे डाक बाबू लाया रे संदेशवा, तो डाकिया क्या करके लाया, संदेशवा लेकर आया, लेकिन उसपे कोई भी एनवलप नहीं है। तो मान लो वो लेटर जिस पर्सन को पहुंचना था उससे पहले तो सभी ने पढ़ लिया जिसके हाथ में आएगा, है ना। लेकिन यदि इसी लेटर को मैं ऐसे एनवलप में, है ना, अब ये दिखेगा नहीं, ये तो विजिबल है, वैसे दिखेगा नहीं, एनवलप में मैंने डाल दिया, तो क्या हुआ, इस लेटर को प्रोटेक्शन मिला, है ना, इस लेटर को सुरक्षा मिली कि जो इंफॉर्मेशन इस लेटर में है वो इस एनवलप में क्लोज हो गई है। तो वायरस जो है वो बहुत ही खतरनाक है। उसने क्या किया, उसने अपनी जानकारियों को स्टोर कर लिया, यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल को और सुरक्षित करने के लिए एनवलप बना लिया, है ना, अपनी मतलब इस जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास जो कुछ है बच्चों, है ना, या फिर प्रोटीन है, दो ही चीज होती है वायरस में, दो ही चीज होती है, या तो उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर प्रोटीन्स, ठीक है। इन चीजों को बचाने के लिए उसने अपने आप को कवर कर लिया। और एनवलप किसके बने हुए होते हैं, एनवलप बने हुए होते हैं लिपिड्स के, ठीक है, लिपिड्स के बने हुए होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस बन जाता है जब इसमें एनवलप होता है, प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत ज्यादा सुरक्षा मिल जाती है, तो इजीली डिग्रेड नहीं हो पाते, हमारी बॉडी इससे आराम से लड़ नहीं पाती, इसको बहुत ही ज्यादा मतलब अपने सैनिकों को बहुत अच्छे से ट्रेन करना होता है, अब एक अच्छी सी सेना बनानी होनी पड़ती है, उसके बाद ही ये इसको इन्फेक्ट कर पाता, सॉरी इसको अटैक कर पाता है। इन्फेक्ट तो ये करेगा ना, क्या तुम भी, है ना, तो इनफैक्ट इजीली, मतलब ये इजीली इन्फेक्ट कर देगा, लेकिन ये इजीली प्रोटेक्ट नहीं कर पाता एनवलप वायरस को। आगे बात, तो अब ये एनवलप, जिसके पास एनवलप नहीं है उसके पास क्या, जिस वायरस के पास एनवलप नहीं होता, जिस वायरस के पास एनवलप नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेकेड वायरस, ठीक है, नेकेड वायरस, जिसके पास कोई एनवलप नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नेकेड वायरस बोलेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहां पर एक प्रोटीन कोट होता है बेटा, यहां लिख रही हूं, है ना, कोट होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, यहां पर इसके पास ऐसे ऐसे कुछ प्रोटीन की मोतियों की माला होती है, ये लो, ठीक है, इस मोतियों की माला, इस मोतियों की माला को हम क्या कहेंगे, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर कहेंगे, क्या कहेंगे, कैप्सोमियर कहेंगे। ये कोट प्रोटीन मतलब प्रोटीन की एक शेल बनी हुई होती है, किसके लिए, इस जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए। मतलब ये बहुत कलाकार है, तुम देख लो वायरस ऐसा इजीली, इसको अभी मत समझा करो तुम, बहुत ही खतरनाक चीज है ये। तो इसने क्या कर रखा, एक प्रोटीन की माला पहन रखी है, जैसे अपन नहीं रखते वो ढाल एंड ऑल, कि भाई ढाल है मेरे आगे और फिर वो भाले से लड़ते हैं, देखा है ना जंग देखी पुराने जमाने में, जो राजा महाराजाओं में होती थी, भाला से भाला होता था, ढाल होती थी। तो इसके पास एक और ढाल है जिसमें क्या है, कैप्सोमियर्स है, कैप्सोमियर क्या है, प्रोटीन है, और इसकी एक यूनिट को, ये जो दिख रही तुम्हें, ये एक एक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड बोल रहे हैं। ये क्या हो गया, कैप्सोमियर, प्रोटीन की पूरी बनी हुई एक माला, ठीक है, और उसमें जो छोटे 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 मोती हैं वो भी प्रोटीन के ही बने हुए हैं, उसको हमने क्या बोला, अरे बच्चों मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ये जो ढाल बनी हुई है इसको हमने कैप्सिड बोला, और जो छोटे छोटे ये बने हुए हैं, मैं इतनी देर से ये सोची थी कुछ गलती कर रही हूँ, इसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। सॉरी बच्चों, है ना, कभी कभी हो जाता है,
लेकिन मुझे अपनी गलती का एनालाइज भी हो गया, रियलाइज भी हो गया, कैप्सिड। ठीक है, जो शेल बनी हुई है, जो हमारा मतलब हम कहेंगे कि जो हमारी कवच है ना, उसको हमने बोला है कैप्सिड, और इसकी जो एक यूनिट है उसको हम कह रहे हैं कैप्सोमेर। फाइन, आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यहां तक स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया। ठीक है, अब देखो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप? डन। अब वायरस जो है बच्चों, ठीक है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के आधार पर 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के आधार पर 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? ठीक है, वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल है उसके आधार पर 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकते हैं। ठीक है, एक ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस हो सकते हैं, एक ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो सकते हैं, या फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से 4 पॉसिबल क्राइटेरिया हो सकता है वायरसेस का। कौन कौन सा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इज दैट क्लियर? फाइन। अब देखो, वायरस हमारा पहला अपवाद था, वायरस हमारा पहला अपवाद था। अब दूसरा अपवाद क्या होता है? तो पहले तो मैं यहां पर लिख देती हूं, पहला अपवाद अपन ने पढ़ा है वायरस का। ठीक है, पहला अपवाद, जो अपवाद हमने पढ़ा, एक्सेप्शन पढ़ा, वो वायरस पढ़ा। दूसरा जो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं अपने? वायरॉइड्स, ठीक है, वायरॉइड्स क्या है? इसको हम कहेंगे आरएनए वायरस। ठीक है, आरएनए वायरस जो है, स्पेलिंग की गलती कर रही है, ठीक है, आरएनए वायरस क्या है? वायरॉइड्स कहलाते हैं। देखो, वायरस की बात करें तो वो डीएनए वायरस भी हो सकते हैं और आरएनए वायरस भी हो सकते हैं। वायरॉइड्स की बात करें तो हम इनको आरएनए वायरस कहते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है बच्चों, एक टर्म होती है विरियन। ठीक है, एक टर्म होती है विरियन। विरियन का मतलब होता है कंप्लीट इनफेक्शियस वायरस। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आते व्हाट इज वायरस, नहीं, विरियंस क्या होते हैं, ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं, विरुसॉइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको हर चीज एक सिंगल स्टेटमेंट में, एक सिंगल लाइन में पता होना चाहिए कि व्हाट आर विरियंस। कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस, जो वायरस है जो प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन करने के लिए ही बना हुआ है और वो कंप्लीट है। कंप्लीट बोले तो उसमें जेनेटिक मटेरियल भी है, प्रोटीन भी है ना, यानी कि वायरस का जो अभी अपने स्ट्रक्चर पढ़ा वो कंप्लीट स्ट्रक्चर था वायरस का। सेल नहीं बोल रही हूं मैं कह रही हूँ वायरस का वो कंप्लीट स्ट्रक्चर था। यदि वो कंप्लीट स्ट्रक्चर है और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसको मैंने विरियन बोल दिया है, उसको मैंने विरियन बोल दिया है। लेकिन व्हाट अबाउट विरियॉइड्स? व्हाट अबाउट विरियॉइड्स? इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है। क्या है? इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं है, इसमें ओनली ऑन क्या है? आरएनए है। ऐसे वायरसेस जिसमें सिर्फ आरएनए हो या फिर हम कहें इनफेक्शियस आरएनए हो, वो जो वायरस है उसको हम क्या कह रहे हैं? विरियॉइड्स कह रहे हैं। ठीक है, विरियॉइड्स कह रहे हैं। मेरे को स्पेलिंग में अभी भी ऐसा लग रहा है, एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये सही लग रहा है। ठीक है, विरियॉइड्स कहेंगे। इन्फेक्शियस आरएनए, मुद्दा क्या है? इन्फेक्शियस आरएनए है या फिर आरएनए है,
ऐसे क्या कहलाएंगे, विरियोइड्स कहलाएंगे। विरियॉन क्या कहलाएगा, जब कंप्लीट वायरस होगा और वो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होगा, उसको हम विरियॉन कहेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर? आगे चलते हैं, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब हम तीसरे की बात करें, ठीक है। विरियोइड्स बेटा, एक और बात बताती हूँ, तीसरे की बात करने से पहले एक और बात बताती हूँ कि जो प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो वायरस होते हैं वो बेसिकली आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। आरएनए वायरस हो सकते हैं, जैसे हम बोले टोबैको मोज़ेक वायरस है ना। बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं जिनमें आरएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, वो प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। इज दैट क्लियर? थर्ड देखिए, थर्ड जो अपवाद है, तो अब मैं इसको हटा रही हूं विरियोइड को। वायरस हो गया, इसमें अपन विरियॉन भी लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहेगी टर्म, ठीक है। दूसरा हमने बोला विरियोइड्स हो गए। तीसरा हम बोल रहे हैं विरुसॉइड्स, ठीक है। विरुसॉइड्स, विरुसॉइड्स क्या होते हैं? विरुसॉइड्स क्या होते हैं? इन विरुसॉइड्स को हम सैटेलाइट आरएनएस भी कहते हैं, ठीक है। विरुसॉइड्स को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट आरएनएस भी कहते हैं। सैटेलाइट आरएनए क्या है? ऐसे आरएनए, ठीक है, ऐसे आरएनए वायरस जो कि जिसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, देखो हिंदी में लिखूं, ऐसे आरएनए वायरस जिनको, है ना, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए किसी हेल्पर वायरस की आवश्यकता हो, किसी हेल्पर वायरस की आवश्यकता हो, ऐसे आरएनए वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे तभी जब उसको किसी, मतलब देखो ये इंडिविजुअली कार्य नहीं कर सकते। सिंपल थ्योरी ये है, उसको जैसे आप कोई क्राइम करने जा रहे हो या आप मास बंक तो नहीं बोलेंगे, बंक करने जा रहे हो, तो आपको किसी ना किसी दोस्त की जरूरत पड़ेगी। आपके पास गाड़ी नहीं तो आप कहोगे अरे यार तू गाड़ी ले आना, अपन दोनों चलेंगे, है ना। या फिर आज मेरा टेस्ट देने का मन नहीं है, तू भी बताना, मैं भी नहीं आऊंगा। तो यानी कि तुमने क्या हुआ, दो जन की आपस में गुत्थी बनाई सॉरी, यानी कि तुमने आपस में किसी और का सपोर्ट लिया। ऐसी कंडीशन में जो वायरस होंगे उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट वायरस, जिसको हेल्पर वायरस, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो है विरोसाइट्स में क्या है, एक तो इनको हम सैटेलाइट आरएनए कहेंगे, दूसरी बात इनको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किसी हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो हमने तीसरा अपवाद क्या पढ़ा? विरुसॉइड्स। पहला वायरस या विरियॉन, विरोइड जो है, वायरॉइड्स क्या है? ओनली इन्फेक्शियस आरएनए, ठीक है, जो इंडिविजुअली कॉज कर सकते हैं। विरुसॉइड्स क्या है? सैटेलाइट आरएनएज है जिनको किसी हेल्पर वायरस की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वन, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वन जिसका नाम है फोर्थ, प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन्स, प्रियॉन क्या है बच्चों? देखो प्रियॉन्स का ये जो पी है, प्रियॉन्स का ये जो पी है बच्चों, इसी से हम प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी से हमने क्या बोला? प्रोटीन बोला। क्या बोला? प्रोटीन। ये लो, प्रोटीन बोला। यानी कि ऐसे वायरस जो सिर्फ प्रोटीन के मिलकर बने हुए हों, उसमें कोई भी डीएनए ना हो, कोई भी आरएनए ना हो, ऐसे वायरस क्या कहलाएंगे? प्रियॉन्स कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? पी फॉर प्रियॉन,
P फॉर प्रोटीन, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रियॉन्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करते हैं बच्चों, ये नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल बनाने में मदद करते हैं, या हम कह सकते हैं बीमारी करने में। ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन ही चेंज कर डालते हैं। कि देखो अपना क्या है, मशीनरी क्या होती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, हाँ या ना भाई। ये होता है ना डीएनए, सॉरी जो सेंट्रल डॉग्मा है तुम्हारा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यानी कि अल्टीमेट हमें क्या करना होता है, जितना प्रोसेस हम पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर एमआरएनए बन रहा है, फिर प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन ही तो बनाना होता है। तो भैया ये तो क्या है, जो बना बनाए प्रोटीन है उसी में ही मॉडिफिकेशन करता है और उसको एबनॉर्मल कर देता है, एबनॉर्मल प्रोटीन की फॉर्म बना डालता है ये। और ये एबनॉर्मल प्रोटीन क्या करता है बच्चों, ये बेसिकली एक डिजीज जो करता है वो करता है, मतलब जो हमारी न्यूरोजेनिक डिजीज होती है, हम बोल सकते हैं, यहां पे देखो न्यूरोजेनिक डिजीज जो होती है, न्यूरोजेनिक जो डिजीज होती है वो क्या करता है, हमारा नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल प्रोटीन में चेंज करके प्रियॉन्स जो है वो न्यूरोजेनिक डिजीज कॉज कर देता है। आ गई बात समझ में, आ गई। जैसे स्क्रैपी डिजीज, ठीक है, जिसको अपन मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ये हो गया तुम्हारा प्रियॉन्स, ये 4 चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो लास्ट वन क्या है, लास्ट वन क्या है, लास्ट है हमारा आरबीसी, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं लाल रक्ताणु कणिकाएं। अब देखो ये सेल्स तो हैं लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आ गई बात समझ में, आ गई। इस तरीके से आज अपन ने क्या देखे, 5 अपवाद पढ़े हैं, ठीक है, सेल थ्योरी के 5 अपवाद पढ़े हैं। वायरस यानी विरियॉन जो कंप्लीट वायरस है। अब देखो चलो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, एक बार अपन फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं क्या हुआ है अपने साथ में। वायरस, ठीक है, इसमें डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, एक साथ नहीं, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं विरियॉन,